सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं आपका यूटी है और यूटी के लिए मैंने आपको मिठाई वाला पार्ट का जो कि आपके यूटी सिलेबस में है उसकी मैंने आपको रिवीजन दी। इसी तरह से आज मैं आपको रिवीजन देने जा रही हूँ शब्द विचार की। तो आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि हम अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को कैसे प्रकट करते हैं, भाषा के द्वारा। और भाषा कैसे बनती है, वाक्यों के सार्थक और व्यवस्थित समूह से बनती है। तो वाक्य कैसे बनते हैं, फिर वाक्य जो है शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो शब्द क्या है, शब्द जो है वो वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है। तो हमने ऐसा क्यों कहा, सुनिए, देखिए वर्ण क्या है। देखिए हमने लिखा बादल छा गए। ये क्या है बच्चों, ये एक वाक्य है। ये किससे बना, ब जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ, इससे क्या बना, ये क्या थे, वर्णों का समूह था और व्यवस्थित समूह था। हमने इससे क्या बनाया, बादल। ठीक है, फिर क्या है, छा, छ किससे बना, छ प्लस आ से बना। और गए किससे बना, ग प्लस अ प्लस के से बना। तो ये क्या था, वर्णों का व्यवस्थित समूह था। ठीक है, वर्णों के समूह से क्या बने, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बने और शब्दों के सार्थक मेल से क्या बना, वाक्य बने। तो आपको समझ में आ गया कि शब्द क्या है। शब्द क्या है, शब्द वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं और सार्थक मेल से बनते हैं। ठीक है, अब शब्द, ये जो था बादल क्या था, एक शब्द था। ठीक है, छा एक शब्द था। इसी तरह मान लीजिए राम और बाजार, दो मैंने आपको शब्द दे दिए। क्या दिए, राम और बाजार। ये क्या है, ये दो शब्द हैं। अब मैंने वाक्य बनाया, राम बाजार से फल लाया। तो अब ये शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। यानी जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वो शब्द न रहकर क्या हो जाते हैं, वे पद बन जाते हैं। समझ में आया। अब है कि शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, कि शब्द जो है कई प्रकार के होते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। और देखिए एक बार, सबसे पहले है शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द जो है 5 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। संकर को हम मिश्रित भी कह देते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत के हैं और एज इट इज ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे घृत, जैसे कूप। ठीक है, तो हस्त, ये शब्द क्या है, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, फिर आता है आपका, पहला था आपका तत्सम, फिर है आपका तद्भव। तद्भव शब्द वे हैं जो हैं तो संस्कृत के, लेकिन उनका कुछ रूप परिवर्तित हो गया और रूप उसका परिवर्तित करके उसको हिंदी में प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे घी, कुआं, हाथ, ये क्या है, तत्सम शब्दों का तद्भव रूप है। समझ में आया कि संस्कृत के शब्द थे लेकिन उनको कुछ उनका रूप परिवर्तित करके हम उनको हिंदी में प्रयोग में। देशज जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना, देश प्लस ज, यानी देश में जन्मे। ऐसे शब्द जो देश में जन्मे, यानी वे शब्द जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, और कहूंगी कि वे शब्द जो विभिन्न प्रांतों और प्रांतों या प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं और जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, चौथा शब्द है आपका विदेशी, जो विदेशियों के संपर्क में आने पर हमारी हिंदी भाषा में, हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। जैसे अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है स्कूल। स्कूल को हमने हिंदी में ही आम भाषा में लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, हिंदी में ही उसको प्रयुक्त करना शुरू कर दिया है। आम बोलचाल की भाषा में हम सीधा ही हम बोल देते हैं। जैसे स्कूल, मॉडल, अस्पताल को हम हॉस्पिटल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये शब्द जो है ये विदेशी शब्द हैं।
ठीक है। अब सिर्फ विदेशी शब्दों का अर्थ ये नहीं है कि अंग्रेजी शब्द ही आए इसमें, अंग्रेजी शब्द ही नहीं, अन्य शब्द भी, अन्य देशों के शब्द भी, जैसे कि फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की, ये शब्द भी आते हैं। अब जैसे लीची जो है वो कौन सा शब्द है, वो चीनी शब्द है। ठीक है, समझ में आ गया बेटे सभी को। अब पांचवा है संकर। पांचवा शब्द है संकर, या इसे हम मिश्रित भी कहते हैं। संकर शब्द जो होते हैं वे ये दो भाषाओं से के मेल से एक शब्द बनता है, जैसे मोटर गाड़ी, मोटर और गाड़ी। मोटर क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है ये देशज है, समझ आया। और ये जो है किससे बना, दो भाषाओं से। ठीक है, जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से एक शब्द बनता है उसे हम क्या कह देते हैं, मिश्रित या फिर संकर शब्द। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर 2। अब है नंबर 2, रचना के आधार पर। वर्णों के मेल से क्या होता है बेटा, वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है, और रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, रचना के आधार पर एक पहला है रूढ़, रूढ़ शब्द वे हैं जो जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पानी, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, 3 प्रकार हैं। अब मैं आपको बता रही हूं कि रूढ़ क्या है। रूढ़ शब्द वे हैं जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पानी, पा नी, ना तो पा का ही कोई अर्थ है, ना ही नी का कोई अर्थ है। इसी तरह हाथी, हा थी, हा का भी कोई अर्थ नहीं है और थी का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, यानी जिनके खंड करने पर, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर है यौगिक। यौगिक क्या है, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किंतु जब हम इनके खंड करते हैं तो उनका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, उनका क्या होता है, अपना एक अर्थ होता है। जैसे मैंने कहा विद्यालय, तो क्या है, विद्या जमा आलय। विद्या का अर्थ आपको पता ही है, और आलय का अर्थ क्या होता है, घर, विद्या का घर। ठीक है, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, पुस्तक का अपना अर्थ है और आलय का अपना अर्थ है। ठीक है, तो जो हम खंड कर रहे हैं उन खंडों का अपना अपना एक सार्थक अर्थ है, तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय, जैसे स्नान घर, स्नान प्लस घर, रसोई घर, रसोई प्लस घर। समझ में आ गया बेटा। फिर है आपका योग रूढ़। योग रूढ़ वे हैं बेटा जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किंतु इनका अर्थ एक विशेष होता है, अर्थ जो है उसका विशेष होता है। जैसे पीतांबर, पीत जमा अंबर, ये जो है अपना एक अलग विशेष अर्थ लिए हुए है। पीत मैंने पीला, अंबर मैंने कपड़ा, यानी पीले कपड़ों को धारण करने वाला कौन है, विष्णु जी। तो पीतांबर क्या है, पीतांबर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विष्णु जी के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया बेटे आपको, भगवान विष्णु जी के लिए पीतांबर प्रयोग किया जाता है। तो पीतांबर शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, पीत जमा अंबर, किंतु वो एक विशेष अर्थ लिए हुए है। जैसे जलज, जल प्लस ज, अब जल मैंने पानी, ज मैंने जन्मा, तो जल में जन्म लेने वाले, यानी जल में तो बहुत सा कीट पतंगे भी जन्म लेते हैं, बहुत से पौधे भी जन्म लेते हैं, किंतु जलज किसके लिए प्रयोग किया गया है, जलज जो है कमल के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ये इसका एक विशेष अर्थ होता है। समझ में आ गया बेटे सभी को। जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नील नीला, कंठ में गला, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो किसका है, शिव जी का। ठीक है, त्रिनेत्र, त्रि प्लस नेत्र, 3 नेत्रों वाला, किसके लिए यूज किया गया है, वो एक विशेष अर्थ, विशेष है व्यक्ति, कौन, शिव जी भगवान। ठीक इसी तरीके से जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उधर मैंने पेट, तो वो किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, वो गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया बेटे सबको कि ये एक विशेष अर्थ लिए होते हैं। दो या 2 से अधिक के शब्दों के मेल से बना होता है, जब इनके खंड करते हैं तो उनका एक विशेष अर्थ होता है। समझ में आ गया। नंबर 3 देखिए, अब देखिए नंबर 3 है विकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात लिंग वचन काल आदि के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। जैसे
संज्ञा में था, संज्ञा शब्द है लड़का, लड़की, लड़के। अब देखिए लड़का था तो अब सेंटेंस क्या रहेगा, जैसे लड़का खेल रहा है, ठीक है। फिर लड़की खेल रही है, परिवर्तन आ गया। लड़के खेल रहे हैं, वचन के अकॉर्डिंग उसमें अंतर आ गया, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, मुझे पत्र लिखना है, मेरा पत्र लिखा गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, इनके आधार पर वाक्य में परिवर्तन आ गया। ठीक इसी तरीके से क्रिया के आधार पर देखिए, वह आया, ठीक है, रमा आई, रमा कौन थी, लड़की थी, तो आई हो गया। वे सब आ गए या वे सब आई, तो जहां बहुवचन हुआ तो क्या आ गया, आए। ठीक इसी तरीके से विशेषण में देखिए, उसका रंग काला है, तो यहाँ पर एक बच्चे की बात की जा रही है। वह लड़की काली है, तो लड़की की बात की जा रही है, तो देखिए काली हो गया। विशेषण शब्द तो वही है, लेकिन वो लिंग वचन के आधार पर बदल गया। जैसे है काले, काले बादल छाए हैं, तो बहुवचन था तो क्या आ गया, काले बादल छाए हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि लिंग वचन काल आदि के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है वे कौन से शब्द कहलाते हैं, विकारी। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग काल वचन आदि के आधार पर कोई, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, देखिए, और इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। वे कौन से हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हम सब, मैंने ये आपको पूरा चैप्टर जो है डिटेल में पढ़ाया था, इसके बारे में सब बताया था। तो अब ये क्या है, धीरे धीरे अव्यय है, धीरे धीरे बताइए क्या है, धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण में हमने पढ़ा था, क्रिया विशेषण का एक प्रकार था, कौन सा था, रीतिवाचक। तो एक चलने की रीति, ठीक है, चलने का ढंग, रीति मैंने क्या होता है, ढंग, काम करने को का ढंग। लड़का धीरे धीरे चलता है, अब लड़का क्या था, यहाँ एक वचन था और पुरुषवाचक था, ठीक है, पुल्लिंग था। तो लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन आया, हमने लड़का भी किया, हमने लड़के भी किया, लड़कियां भी किया, तो क्या धीरे धीरे पर कोई, धीरे धीरे में कोई बदलाव आया, नहीं आया। तो धीरे धीरे शब्द जो है वो क्या है, वो अव्यय है। क्या है ये, अव्यय है, अविकारी शब्द है। ठीक इसी तरीके से के सामने, मेरे घर के सामने एक घर है, मेरे घर के सामने बहुत सारे घर हैं, या मेरे घर के सामने एक साइकिल खड़ी है, मेरे घर के सामने बहुत सारी साइकिल खड़ी है। तो के सामने पर कोई के सामने शब्द जो था, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे एक साइकिल थी चाहे बहुत सारी साइकिल थी। ठीक है, इसी तरह पेड़ पर बंदर बैठे हैं, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, पेड़ के ऊपर बंदर बैठे हैं, बैठे हैं से मुझे पता चल गया कि बहुवचन है, किंतु के ऊपर में कोई, के ऊपर कोई इफेक्ट आया, नहीं आया। तो ये सब क्या है, ये अव्यय है, अविकारी शब्द है। समझ में आ गया बेटे सबको। अब हम चौथा पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। यस, अब है चौथा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से, एकार्थक शब्द, श्रुति संबंधार्थक, अनेकार्थक, प्रायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द और विलोम शब्द। ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, शब्द भंडार में पढ़ते हैं। तो एकार्थक शब्द कौन से हैं, वे शब्द जिनका एक अर्थ हो, ठीक है, वो एकार्थक है। श्रुति संबंधार्थक, जो सुनने में तो एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं। अनेकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो, ठीक है। प्रायवाची, प्रायवाची कौन से हैं, वे शब्द जो एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं। फिर है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जैसे बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे मैंने बोल दिया जो भगवान में विश्वास रखते हैं वो आस्तिक, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखते नास्तिक। तो इतने शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग कर लिया, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। फिर है विलोम शब्द। विलोम क्या है, उल्टा, जैसे उल्टे शब्द तो आपको पता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर। अब मैं आपको एक बार ये बता देना चाहती हूँ कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। वैसे तो आपको मॉक टेस्ट में हमने एक समझा ही दिया है कि किस तरीके से करते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ कि इसमें जैसे पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर जो है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है वो आपको बताना पड़ेगा। ये जैसे उसमें पूछ लेते हैं हम कि तत्सम शब्द का कोई दे दिया मैंने और उसका अर्थ पूछ लिया, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि कूप जो है तत्सम शब्द है, इसका
तद्भव रूप लिखिए। ठीक है, और मैंने नीचे 4-5 ऑप्शन दे दिए, अब आपने उसमें से उत्तर चुनना है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने बोला रचना के आधार पर नीलकंठ जो है बताइए कैसा शब्द है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा शब्द है। तो ये योगरूढ़ है। नीलकंठ क्या होता है, नीलकंठ हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, ये अपना एक विशेष अर्थ लिया हुआ है, किसके लिए, शिव जी के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के उसके रचना के आधार पर। ठीक है, तो किसी भी अर्थ के आधार पर बताइए कितने भेद हैं शब्द के, तो 6 भेद हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अपने बुक की जो एक्सरसाइज है उसको भी कीजिए। उसमें से ऐसा नहीं कि एज इट इज आ जाए, उलट कर भी पूछा जा सकता है, कुछ घुमाकर। फिलअप है तो उसको हम ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लेकर, या ट्रू फॉल्स है तो उसको हम फिलअप की फॉर्म में लेकर ऐसा पूछ सकते हैं। अब आता है आपका शब्द भंडार। शब्द भंडार में आपके 3 टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे आपका है सिलेबस आपको पता ही है, और मॉक टेस्ट में मैंने आपको सब बता दिया है कि जैसे मान लीजिए मैं दे देती हूँ दफा, बार और वार। बार और वार 2 शब्द हैं। ठीक है, इसमें बार क्या है, दफा, और वार क्या है, दिन का नाम। ठीक है, तो उसके आधार पर मैं कोई सेंटेंस दे देती हूँ, जैसे इस डैश मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए, दफा, फा के नीचे क्या आएगा, नुक्ता आएगा। समझ में आया? तो आपको अपने आप सोच समझ कर लिखना है कि यहाँ पर क्या आना है। इसी तरह मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कोई एक शब्द दे दिया मैंने, आपके सिलेबस में से 1 से 6 है आई थिंक आपके, और उनमें से मैंने दे दिया 1 से 6 1 मिनट के लिए। 1 से 6 कौन से हैं आपके, हाँ, तो आपके हैं समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द जो हैं, जैसे है अनिवार्य, आवश्यक। मैंने लिख दिया कि सभी प्रश्न डैश हैं, ऊपर लिखे सभी प्रश्न डैश हैं। अब आप इसमें इसका नीचे मैंने दे दिया अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ, अनिवार्य। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्म में दिया जा सकता है। और मैं ऐसा भी पूछ सकती हूँ कि जो कार्य टाला या छोड़ा ना जा सके, इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए, तो आपको लिखना होगा अनिवार्य। ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल सीधे सीधे मैं प्रश्न पूछूंगी, तो प्रश्न घुमाकर पूछे जा सकते हैं। तो तैयार रहिए बेटा, और ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, सबने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ओके।